हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसको बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। आई होप आपको एक एक चीजें समझने में आने वाली है बहुत ही अच्छे से। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग। अब इनका मीनिंग क्या होता है? कंट्रोल से आप सबको पता होगा भाई कोई चीज का कंट्रोल है हमारी बॉडी के ऊपर। हमारी बॉडी कंट्रोल कौन करता है हमारी बॉडी को? सबसे पहली बात है ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, आप सभी को पता है। फिर आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है भाई? कोई भी एक मालिक है, उसका काम में क्या बटाना है? हाथ बटाना है। और क्यों बटाना है हाथ? क्योंकि किसी चीज को रिस्पॉन्स करना है, एप्रोप्रिएट रिएक्शन देना है किसी चीज को। किसको रिएक्शन देना है भाई? स्टिमुलाई को। अब स्टिमुलाई क्या होता है वो आगे पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब हमने पढ़ लिया क्या, कि भाई ब्रेन के साथ मिलकर बाकी सारी चीजें वो क्या करती हैं? रिस्पॉन्स करते हैं किसको? स्टिमुलाई को। उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस का एक काइंड ऑफ एनर्जी है जो क्या हो सकती है? लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, साउंड की फॉर्म में भी हो सकती है, स्मेल की फॉर्म में भी हो सकती है, और किसकी फॉर्म में हो सकती है भाई? टेस्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, टेम्परेचर की फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब हीट या कूल। सबकी फॉर्म में कोई भी एनर्जी हो सकती है, जो कि क्या है? एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को प्रोवोक कर रहा है कि भाई तुम मेरी ये जो मैंने छेड़खानी करी है ना एनवायरनमेंट के साथ, उसको रिस्पॉन्स करो। उसको क्या करो? रिस्पॉन्स करो। उसी को हम बोलते हैं स्टिमुलस। फिर भाई उसके तो अगर उसने क्या कर दिया भाई, एक चीज है हमने उसको देखा, तो हमारा जैसे वो देखा है, जो देखा है वो क्या है? स्टिमुलस है। वो क्या है? एनवायरनमेंट में एक चीज है जो क्या कर रही है? हमारी बॉडी को प्रोवोक कर रही है कि भाई तू मुझे देख। अब देखा देखा किससे भाई? आंखों से देखा। आंखों के अंदर क्या होंगे? सेल्स होंगे जिसको हम बोलते हैं सेंस सेल बोलते हैं। ठीक है, कौन से सेल्स होते हैं? यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? फोटो रिसेप्टर। ठीक है, फोटो का मतलब देखना। तो यहाँ पर कौन से सेंस सेल होते हैं? फोटो रिसेप्टर। वो क्या करेंगे? देखेंगे और मैसेज पहुंचाएंगे कहां तक? ब्रेन तक। फिर ब्रेन क्या करेगा? सिग्नल पहुंचाएगा। किसको पहुंचाएगा? जिसने रिस्पॉन्स करना है उसको। जैसे कि मैं अगर कोई चीज को देख के बोल रहा हूं, तो वो जो ब्रेन है वो कहां पर मैसेज पहुंचाएगा? मेरे माउथ तक मैसेज पहुंचाएगा कि भाई तूने क्या करना है? रिस्पॉन्स करना है। तो जो माउथ तक मैसेज पहुंचाया है उसको हम बोलते हैं इफेक्टर। क्या बोलते हैं? इफेक्टर बोलते हैं। फिर इफेक्टर क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। फिर आगे क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं 5 बेसिक जो रिसेप्टर्स हैं वो कहां कहां होते हैं? फेनो रिसेप्टर। ये कहां होते हैं हमारे? कहां होते हैं भाई? ये हमारे फ्यूनो मतलब सुनते हैं, ईयर के अंदर होते हैं। ठीक है, जो साउंड सुनेंगे। फोटो रिसेप्टर कहां होते हैं भाई? आंखों के अंदर, जो हमारी लाइट रे जाएगी, लाइट जाएगी जहां पर। फिर होता है ओल फैक्ट्री। ओल फैक्ट्री मतलब स्मेल। अब स्मेल कहां जाती है भाई? हमारे मुंह फेस के अंदर हो जाती है स्मेल। कहां? नोज के अंदर। तो ये नोज के अंदर होते हैं। थर्मो रिसेप्टर हमारी स्किन के अंदर होते हैं, टेम्परेचर को देखते हैं। ठीक है, गस्टेटरी होते हैं हमारी टंग के ऊपर। तो ये हमने देख लिया भाई कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। फिर हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हमारी एनिमल्स बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले दो सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अब सबसे पहले पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का मतलब क्या भाई? ये किससे मिलकर बना होगा? न्यूरॉन से मिलकर बना होगा। ठीक है, किससे मिलकर बना होगा? न्यूरॉन से। अब सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरॉन के बारे में। तो ये रहा हमारा न्यूरॉन का डायग्राम। तो भाई सबसे पहले बता दूं ये कौन सी शेप में होता है? ब्रांच शेप में होता है, क्योंकि इनकी ना ब्रांच निकली होती है। उन ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। फिर हमारी आती है बॉडी जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, और क्या बोलते हैं? सोमा भी बोलते हैं। और बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस। फिर आती भाई हमारा बीच का पोर्शन। बीच के पोर्शन को बोलते हैं हम एक्सॉन। और इनके ऊपर ना शीट लगी होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। और बीच में ना दो शीट के बीच में गैप होता है जिसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रनवियर। नोड्स ऑफ रनवियर नहीं, नोड्स ऑफ रनवियर। फिर आता है हमारा लास्ट पोर्शन जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और क्या बोलते हैं? एक्सोनल एंड भी बोलते हैं। फिर हमारे आते हैं कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कहां पर लगे होते हैं? एक्सोनल टर्मिनल के ऊपर लगे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोड्स। फिर आते हैं भाई हमारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले आता है सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या करता है भाई? ट्रांसफर करता है किसको? इंपल्सिस। अब इंपल्सिस क्या है? ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रेवल होता है। ठीक है, तो भाई इंपल्सिस को कहां से कैरी करेंगे? रिसेप्टर से कैरी करेंगे। और कहां तक लेके जाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आएंगे। ठीक है, तो ये कौन किसका काम है? सेंसरी न्यूरॉन का काम है। फिर बीच में कौन होंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन होती है उनको क्या बोलते हैं? रिले। वो क्या करेंगे? सेंसरी से मैसेज ले रही है और आगे किसको देंगी? मोटर को देंगी। ठीक है, तो रिले किसको बोलते हैं भाई? अकर्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो एक लिंक बनाती है इनके बीच में, सेंसरी और मोटर के बीच में। अब मोटर क्या है? रिले ने मैसेज लिया सेंसरी से। ठीक है, रिले ने किससे मैसेज लिया? सेंसरी से। अब रिले क्या करेगी? आगे भेजेगी मैसेज किसको? मोटर को, कि भाई रिस्पॉन्स करना है आगे जाके। ठीक है, तो मोटर क्या करेगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेगी और कहां तक पहुंचाएगी? मसल तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है। दो नर्व्स के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स गैप। अब इनके अंदर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या केमिकल फॉर्म में जो सिग्नल ट्रांसफर होता है कैसे ट्रांसफर होता है वो बताते हैं। तो सबसे पहले हमारी बॉडी के साथ छेड़खानी होगी तो वहां पर क्या जनरेट होगा? केमिकल इंपल्स जनरेट होगी। फिर हमारी जो न्यूरॉन होती है उसके अंदर जो ट्रांसफर होता है ना मैसेज, वो किसकी फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो बीच में गैप है, अब बीच में गैप है, अब बीच में कैसे ट्रांसफर होगा उसके बारे में बताता हूँ। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती है ना हमारी न्यूरॉन के अंदर, वो क्या केमिकल क्रिएट करती है? बीच के अंदर साइनेप्स के अंदर क्या करती है? केमिकल क्रिएट करती है, एक केमिकल सब्सटेंस बनाती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरो। अब न्यूरो
ट्रांसमीटर क्या करता है, आगे ट्रांसफर करता है मैसेज को, किसके फॉर्म में, केमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। किसको फॉर्म करते हैं भाई, डेंड्राइट को। अब डेंड्राइट के अंदर दोबारा से पूरे न्यूरॉन के अंदर किस फॉर्म में यहाँ मैसेज ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। उसके बाद आता है भाई हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये ना एक पॉइंट है, किसके बीच में पॉइंट है, मोटर और मसल सेल्स के बीच में, ठीक है। किसके बीच में पॉइंट है, ये मसल है और ये क्या, मोटर। मोटर जहां पर अटैच होती है ना मसल सेल के साथ, उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया भाई न्यूरॉन के बारे में। अब देखते हैं एक्चुअल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो एक्चुअल नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रहा भाई डायग्राम ब्रेन का। तो सबसे बड़ा पार्ट जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, इसके अंदर क्या आता है, सेरिब्रम। अब इसका काम क्या है, इसका काम है भाई जितना भी थिंकिंग पार्ट है, जो हमारी थिंकिंग सोचते हैं, वो इस पार्ट के अंदर ही सोचा जाता है। रीजनिंग, इंटेलिजेंट, वो भी सारा इसके द्वारा कंट्रोल करा जा रहा है। वॉलेंटरी एक्शंस जो हमारे कंट्रोल के अंदर हैं, ठीक है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। थॉट्स, सेंसेशन, फीलिंग, सब ये कंट्रोल करता है और हमारे एक्शंस को भी ये कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन क्या करता है भाई, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, आई मसल्स और पीपल के सेल्स को कंट्रोल करता है। अब रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या होती है वो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर तीन पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला। अब सेरिबेलम क्या करता है भाई, हमारी जो बॉडी का पोस्चर है ना उसको बैलेंस करने में मदद करता है। जब भी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी का जो पोस्चर है ना वो बैलेंस ले, उसको कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है हमारा पोन्स। पोन्स का कंट्रोल करता है भाई, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, जो भी रेस्पिरेशन रिएक्शंस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, और स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है भाई मेडुला ऑब्लोंगेट। ये क्या करता है भाई, इनवॉलेंटरी एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इनवॉलेंटरी एक्शंस क्या होते हैं, जो हमारी कंट्रोल के अंदर नहीं है, जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। जैसे कि हमारे पेट के अंदर डाइजेशन होगा, वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, हम अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते कि भाई अभी डाइजेशन में, तो ठीक है। और दिल धड़कना, प्रोटेक्शन कैसे होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्कल बोन। क्या होती है भाई, स्कल बोन होती है। उसके बाद लेयर जो होती है उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर। फिर जो लेयर आती है उसको क्या बोलते हैं भाई, एर्कनोइड मैटर। फिर हमारे बीच में ना एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इंपॉर्टेंट है याद रखना। फिर जो हमारी लास्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं पिया मैटर। आगे समझे, पिया मैटर। ये हमने देख लिया भाई ब्रेन का भी स्ट्रक्चर। अब ऐसे ही ना स्पाइनल कॉर्ड का भी है। स्पाइनल कॉर्ड किससे मिलकर बनी है, न्यूरॉन से मिलकर बनी है। अब बच्चों को ना एक डाउट होता है, मतलब बच्चों को पता नहीं होता कि स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन में फर्क है। तो भाई दोनों में फर्क है। बैकबोन किससे बनी हुई है, बोन से बनी हुई है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किससे बनी हुई है, न्यूरॉन से बनी हुई है। तो जो न्यूरॉन से बनी हुई है ना स्पाइनल कॉर्ड, उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, जैसे कि ये पेन है, अब इसको पेन को मेरा हाथ क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मेरा जो हाथ है ना वो क्या है, बोन से बना हुआ है, सपोज करो आप, वो क्या है, बैकबोन है, और जो बीच में वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को बैकबोन प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमने देख लिया भाई पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी यही फंक्शन होता है, ठीक है, और प्रोटेक्शन भी ऐसी होती है। तीन लेयर्स के अंदर उसके बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं। तो ये हमने पूरा देख लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कुछ हाई हो कुछ रहना गया हो। फिर हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर होता है भाई वॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। और इनके अंदर दो प्रकार की क्या होती है, न्यूरॉन पाई जाती है। जो ब्रेन के साथ अटैच होती है ना न्यूरॉन, उन्हें हम बोलते हैं क्रेनिकल न्यूरॉन। और जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ न्यूरॉन अटैच होती है उनको बोलते हैं स्पाइनल न्यूरॉन, ठीक है। नर्व भी बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं, बात एक ही है। अब वॉलंटरी नर्वस सिस्टम क्या होता है, अब इनके अंदर वो एक्शंस होंगे जो वॉलंटरी, मतलब कि जो हमारे कंट्रोल द्वारा होते हैं। जैसे कि मैंने डांस करना है भाई, मैंने इससे काम करवाना है, तो ये मेरी कंट्रोल के अंदर है, मैं जब चाहूंगा ये काम कर सकता हूँ। फिर आते हैं हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस का मतलब क्या है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि भाई दिल धड़कना, किसी भी चीज को देख के धड़कता है दिल, तो वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है ना। किसी को बोल नहीं सकते ना भाई तुझे देख के धड़कता, तो ये देख के नहीं धड़कता, सबको देख के धड़कता है। फिर हमारा पेट के अंदर डाइजेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हमारे इसोफेगस के अंदर होती है, वो भी क्या है, इनवॉलंटरी है। फिर हम जानते हैं भाई रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, अब रिफ्लेक्स एक्शन ना भाई हमारी बॉडी के द्वारा, ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं करा जाता, हमारी बॉडी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसके द्वारा कंट्रोल करा जाता है। क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि अब यहाँ अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप आराम से बैठ के देख रहे होंगे। अगर मैंने पेन फेंका तो आप इधर हो जाओगे ना, वो इधर किसने करा, वो स्पाइनल कॉर्ड ने करा। क्योंकि अगर ब्रेन तक वो मैसेज आएगा ना, जब तक तो आपके ये लग चुका होगा, क्योंकि ब्रेन तक मैसेज आएगा फिर वो आएगा, तो थोड़ा सा ना टाइम लगता है इसके अंदर। तो इसलिए ब्रेन ने क्या समझा रखा है भाई स्पाइनल कॉर्ड को, कि जब भी इमरजेंसी पड़े, कि भाई बॉडी को थोड़ा सा भागना पड़े, जहां पर पूरी बॉडी की इंपॉर्टेंट पड़े, मतलब कि बॉडी को पूरी बॉडी की जरूरत पड़े, वहां पर तूने काम करना है, मैं यह काम नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मेरे तक मैसेज पहुंचेगा ना तो ये काम बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए तू काम करेगा। बाद में क्या करियो, जब भी तूने काम कर लिया तो बस मुझे एक मैसेज पहुंचा दिए। कौन बोलता है, ब्रेन बोलता है स्पाइनल कॉर्ड को। जब भी तूने काम कर लिया स्पाइनल कॉर्ड, फिर मेरे पास ना एक मैसेज पहुंचा दियो कि भाई तेरा काम हो गया, ठीक है। फिर मैं उसको एक आगे का जो भी होगा वो मैं कंट्रोल करूंगा। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये क्या पाथवे है किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का। जैसे कि पहले क्या होगा, रिसेप्ट करा जाएगा भाई इन्हीं सेंसरी सेल्स के द्वारा। फिर सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी, मैसेज पहुंचाएगी कहां तक,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। रिफ्लेक्स आर की बात कर रहा हूँ, तो स्पाइनल कॉर्ड के पास ही मैसेज पहुंचता है, ब्रेन के पास नहीं। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन है भाई, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करती है, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज लेती है और किसको देती है, मोटर न्यूरॉन को। फिर मोटर न्यूरॉन कहां तक जाएगा भाई, मसल तक जाएगा, फिर मसल क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया रिफ्लेक्स आरपी। तो ये हमने पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि नर्वस सिस्टम ही देख लिया पूरा का पूरा। अब देखते हैं भाई एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है भाई, ये हार्मोन्स क्रिएट करता है। क्या करता है, हार्मोन्स क्रिएट करता है किसके अंदर, सीधा का सीधा ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब ग्लैंड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लैंड्स ये 9 टाइप के होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स वो चीज होती है जो कि एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता कहाँ है, ब्रेन के अंदर होता है। किसको कंट्रोल करता है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और ये कौन सा हार्मोन क्रिएट करता है, रिलीजिंग हार्मोन क्रिएट करता है। फिर हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर होता है भाई, ब्रेन के नीचे की तरफ होता है। कौन सा हार्मोन क्रिएट करता है भाई, बहुत सारे हार्मोन क्रिएट करता है, बट हमारे सिलेबस में कौन सा भाई, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, आप नाम से पता चल रहा होगा ग्रोथ हार्मोन। जब भाई ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट होता है हमारी बॉडी के अंदर, किसी की बॉडी के अंदर कम सिक्रेट होता है, तो उसकी कंडीशन होती है हाइपोसिक्रेशन कंडीशन हो रही होती है। उस कंडीशन को बोलते हैं डवाफिज्म, मतलब कि बॉडी कैसे हो जाती है, छोटी रह जाती है। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रेट हो रहा है तो हमारी बॉडी की कंडीशन क्या होगी, हाइपर सिक्रेशन। उस कंडीशन के अंदर बंदा कैसा दिखता है, टॉल खली, ठीक है। और ये कौन सा ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है। उसके बाद आता है भाई थायराइड ग्लैंड। आप सभी ने सुना होगा थायराइड बीमारी, थायराइड हो गया भाई तुझे, लेडीज के अंदर बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये पहले देखो कहां अटैच होता है भाई, विंड पाइप के साथ अटैच होता है। और ये कौन सा हार्मोन क्रिएट करता है, थायरोक्सिन, ठीक है। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन। अब इसके अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। ये कंट्रोल क्या करता है, रेगुलेट क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो भी हमने चीजें खाई, डाइजेशन होता है ना, मतलब जो डाइजेशन के समय रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करा जा रहा है किसके अंदर, अमीनो एसिड के अंदर। फैट को किसके अंदर डाइजेस्ट करा जा रहा है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शुगर उसको किसके अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है, किसके अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है, सिंपल शुगर के अंदर। तो ये जो रिएक्शन होती है इनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है होना, अगर अच्छे से नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से खाना नहीं लगेगा, ठीक है। आगे समझे। और हमारे जैसे कि मेरी बॉडी, अब मेरी बॉडी के अंदर ना जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो रेट क्या है, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो बहुत जल्दी जल्दी जब होता है ना, तो चीजें अच्छे से नहीं लगती बॉडी को। और अगर बहुत धीरे धीरे होगा, वो भी अच्छे से नहीं लगेगी। तो मीडियम होना चाहिए ताकि बॉडी को अच्छे से चीजें लगे, अच्छे से डाइजेशन हो, अच्छे से रिएक्शन हो और बॉडी को अच्छे से चीजें लगे। अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी होती है तो हमारी बॉडी को एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं गोइटर, ठीक है ना। हमारी जो नेक होती है वो क्या होती है, स्वेल हो जाती है, ठीक है ना, सूजन आ जाती है। फिर आता है हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड एक्चुअल में कितने होते हैं, ये 4 होते हैं, एम्बेडेड होते हैं किसके अंदर, थायरॉइड ग्लैंड के अंदर। ये कौन सा हार्मोन क्रिएट करते हैं भाई, पैरा हार्मोन। कौन सा हार्मोन, पैराथ हार्मोन। अब ये कंट्रोल क्या करता है, ये कैल्शियम और फोस्फेट लेवल को कंट्रोल करता है किसके अंदर, ब्लड और बोन्स के अंदर। फिर आता है हमारा थाइमस ग्लैंड। अब ये कहां पर होता है भाई, लोअर पार्ट ऑफ नेक होता है, लोअर पार्ट नेक और चेस्ट के ऊपर होता है थोड़ा सा। कौन सा हार्मोन क्रिएट करता है, थाइमस हार्मोन। अब ये क्या करता है, डेवलपमेंट करता है किसकी, इम्यून सिस्टम की, किसके अंदर, यंग चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है ना। यंग चिल्ड्रंस के अंदर ही होता है, आगे जब प्यूबर्टी के टाइम पर ये खत्म हो जाता है ग्लैंड, ठीक है, चिल्ड्रंस के अंदर। फिर आता है हमारा पेनक्रियास। अब भाई 2 टाइप के हार्मोन्स क्रिएट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी क्रिएट करती है, इंसुलिन क्रिएट करती है, वो क्या करती है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर देती है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो पैनक्रियास होता है वो सीक्रेट क्या करती है, ग्लूकागन, वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब डेफिशिएंसी जब भी इंसुलिन की होती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, आपने सुना होगा। फिर हमारी बॉडी के अंदर आता है अगला ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये कहां पर होता है, दोनों किडनीज के ऊपर होता है, पेयर में पाए जाते हैं। अभी कौन सा हार्मोन क्रिएट करता है, एड्रेनालाइन हार्मोन क्रिएट करता है। एक तरीके से कौन सा हार्मोन है, इमरजेंसी। जब भी आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है तो यही हार्मोन क्रिएट होता है हमारे अपनी बॉडी के अंदर। ये हार्मोन ना जनरली क्रिएट होता रहता है, बट वो बहुत कम अमाउंट के अंदर होता है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर इमरजेंसी पड़ जाती है, पूरी बॉडी की जरूरत होती है कि भाई भाग 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 मिलकर भाग, तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट करती है वाला हार्मोन, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। तो ये करता क्या है, ये हार्ट रेट, इमरजेंसी के टाइम पे हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारी चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर हमारा आता है टेस्टिस। ये मेल्स के अंदर होता है जनरली, और ये कौन सा हार्मोन क्रिएट करता है भाई, टेस्टोस्टेरोन। काम क्या इसका, रेगुलेट, कंट्रोल और डिप्लॉयमेंट करता है किसकी, मेल सेक्स ऑर्गन्स की। और क्या करता है भाई, प्राइवेट पार्ट्स के अंदर बाल आते हैं और हाइट की ग्रोथ होती है, डीपर वॉइस हो जाती है, बियर्ड आती है, मुस्टैच आते हैं। तो ये सारी चीजें टेस्टिस करता है, मतलब कौन सा हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरोन। फिर आता है हमारे ओवरीज। ये कहां होती है भाई, फीमेल्स के अंदर होती है। अब फीमेल के अंदर दो ओवरीज क्या करता है, 2 प्रकार के हार्मोन्स क्रिएट करता है। इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं एस्ट्रोजन और दूसरे को बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। अब एस्ट्रोजन क्या करता है भाई, ये करता है कंट्रोल एंड डेवलपमेंट करता है किसकी, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की और फीमेल फीचर्स की, जैसे कि फेमिनाइन वॉइस, मतलब कि तीखी आवाज होना,
सॉफ्ट स्किन होना, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना और थाइस थोड़े से चौड़े होना, ब्रॉड होना, ठीक है। तो ये करता है भाई कौन, ईस्ट्रोजन। फिर आता है हमारा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है किसके साइज को, यूट्रस के साइज को, और यूट्रस के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको कब, जब गर्ल्स के अंदर पीरियड स्टार्ट होते हैं। और ये मेंटेनेंस के अंदर भी काम करता है, कब, जब एक गर्ल प्रेग्नेंट है, ठीक है, मतलब कि वुमेन प्रेग्नेंट है, तब भी जो मेंटेनेंस करनी होती है वो ये हार्मोन मेंटेनेंस करता है। आगे समझे, तो हमने पढ़ लिया भाई नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अभी तक बच्चों हमने देख लिया कि भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर कैसे होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो कोऑर्डिनेशन होता है ना प्लांट्स के अंदर, अब इनके अंदर ना नर्वस सिस्टम नहीं होता। इनके अंदर क्या नहीं होता, नर्वस सिस्टम नहीं होता इनके अंदर, और ना ही इनके अंदर भाई सेंस ऑर्गन्स है कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर पाए, कि हर एक बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर भाई स्मेल के लिए अलग था, टेस्ट के लिए अलग था, साउंड के लिए अलग था, लाइट के लिए अलग है। तो इनके अंदर तो कुछ भी नहीं है ऐसे सेंस ऑर्गन, तो ठीक है ना। तो इनको ना थोड़ा सा समय लगता है क्या करने के, रिस्पॉन्स करने के लिए इनको समय लगता है। किसको रिस्पॉन्स करना भाई, इनके लिए भी स्टिमुलस है। जैसे कि क्या हो सकती है, लाइट हो सकता है भाई, ग्रेविटी, केमिकल्स, पानी और टच। तो इनके लिए भी ये क्या है, स्टिमुलस है, एक काइंड ऑफ एनर्जी है, मतलब एनवायरमेंटल वो है, फैक्टर है, जिसको क्या करना है, इसको रिस्पॉन्स करना है प्लांट को। अभी अपनी जगह पे मूव भी नहीं कर सकते, तो इनको ना खड़े खड़ी अपनी जगह पर खड़े खड़े इनको क्या करना है, मूव करना है, मतलब कि रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होती है भाई, मूवमेंट्स होती है, क्या होती है, मूवमेंट्स होती है। अब इनके अंदर दो टाइप की मूवमेंट होती है जिस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, एक होती है ट्रोपिज्म और एक होती है नेस्टिस। अब जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म कैसी मूवमेंट है, एक ग्रोथ मूवमेंट है। अब भाई किसी भी प्लांट्स को अगर मूवमेंट क्या करवानी है, रिस्पॉन्स करना, तो वो क्या करेगी, ग्रोथ करके मूव करेगी, मतलब कि ग्रोथ करके क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। ट्रोपिज्म जो है ना वो कैसा है, डायरेक्शनल मूवमेंट है, मतलब कि इसकी डायरेक्शन जो है ना वो स्टिमुलस के टूवर्ड्स हो सकती है या उसके अगेंस्ट डायरेक्शन हो सकती है, मतलब डायरेक्शनल है, ठीक है। जैसे कि अगर पॉजिटिव ट्रोपिज्म होगा, मतलब इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ जो हो रही है, मतलब कि मूवमेंट जो हो रही है वो किसकी तरफ हो रही है, स्टिमुलस की तरफ हो रही है। और नेगेटिव ट्रोपिज्म कब होगा, जब ग्रोथ या मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगी। अब पहला देखते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब लाइट। अब इसको क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है किसको, लाइट को। तो ये क्या करेगा, जैसे ऊपर वाला हिस्सा में होता है स्टेम। अब स्टेम क्या दिखाता है यहाँ पर, पॉजिटिव ट्रोपिज्म दिखाता है, मतलब कि जिस तरफ लाइट होगी उसी तरफ स्टेम क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म। अब बैंड कैसे होती है वो अब मैं हार्मोन जब पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है रूट्स। अब रूट्स कैसा ट्रोपिज्म दिखाती है, नेगेटिव ट्रोपिज्म दिखाती है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में क्या होगी, लाइट आ रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में रूट्स की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। सपोज करो उस डायरेक्शन से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, तो रूट्स किधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी। ऊपर से लाइट आ रही है तो रूट्स नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो अगेंस्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रूट्स क्या करेंगी, मूव करेंगी, मतलब कि मूव करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे किसको, लाइट को, ठीक है। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। हार्मोन्स हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा जियोट्रोपिज्म। नाम से पता चलता है जियो, जियो मतलब कि ग्रेविटी को इसको क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। अब जो रूट्स है वो कैसा ट्रोपिज्म दिखाती है, पॉजिटिव ट्रोपिज्म दिखाती है। पॉजिटिव मतलब कि जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है, तो हमेशा जो रूट्स होगी वो नीचे की तरफ ही मूव करेगी। जैसे कि मैंने प्लांट को कर लिया, उल्टा कर लिया, तो रूट्स अपने आप ही नीचे की तरफ आ जाएगी। सीधा तो भाई अपने आप नीचे जाएगी जाएगी। मैंने ऐसे कर लिया तो रूट जो होगी वो अपने आप ही नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। मैंने ऐसे कर लिया टेढ़ा, तो रूट्स ऐसे जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए, बट वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। ग्रेविटी पुल की तरफ जाएगी। और जो ऊपर होता है स्टेम, स्टेम कैसे दिखाता है, नेगेटिव ट्रोपिज्म दिखाता है। जिधर की तरफ ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है, तो स्टेम हमेशा ऊपर की तरफ लगेगी। जैसे कि मैंने प्लांट को टेढ़ा कर लिया, मैंने क्या कर लिया, प्लांट को टेढ़ा कर लिया, ठीक है। तो भाई रूट्स क्या करेगी, भाई ग्रेविटी की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, और जो प्लांट्स का ऊपर वाला स्टेम है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। इसका तभी हम बोलते हैं इसको नेगेटिव ट्रोपिज्म। फिर आता है हमारा केमोट्रोपिज्म। नाम से हमें पता चल रहा है भाई केमो मतलब केमिकल्स को क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। तो इसका एग्जांपल देखो कि भाई जो फ्लावर का जो फीमेल ऑर्गन होता है ना, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टिग्मा पे ऊपर कौन आता है भाई, पोलन ग्रेन आता है। पोलन ग्रेन क्या करेगा, अपनी ना पोलन ट्यूब बनाता है। आपको पता है ना वो पोलन ट्यूब पता क्यों बनती है, क्योंकि ना जो ओव्यूल होता है ना, ओवरी, उसके अंदर एक शुगरी सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है जो अपनी तरफ उसको खींचता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन का पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रोपिज्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब पानी, पानी को रिस्पॉन्स करना है। अब इसमें ना स्टेम जो होती है ना वो रिस्पॉन्स नहीं करती, रिस्पॉन्स नहीं करती। कौन करता है, रूट्स हमेशा। तो रूट जिधर की तरफ पानी होगा उधर की तरफ रूट्स क्या करेगी, मूव करने लग जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रूट्स को पॉजिटिव ट्रोपिज्म। फिर आता है हमारा लास्ट थिग्मोट्रोपिज्म। अब इसको क्या करना है, रिस्पॉन्स टच को करना है, ठीक है। तो मोस्टली प्लांट्स के अंदर नहीं होती है चीजें। टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स किसको बोलते हैं, टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स बोलते हैं। जैसे कि बेल, बेल वाले प्लांट देखे ना हमने, उसके अंदर होती है। तो ये जैसे कि आपने देखा होगा बेल निकल रही है, अब उसको जैसे सपोर्ट मिल जाता है ना, जैसे लकड़ी आई, ये प्लांट की बेल आई तो इसको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से ये रुक जाएगी, आगे वाला जो हिस्सा होगा ना वो क्या करने लग जाएगा, ग्रोथ करने लग जाएगा, ठीक है। अब उसको जगह नहीं मिल रही, वो क्या करेगी, अपने आप ही रोल होती रहेगी, रोल होती रहेगी, रोल होती रहेगी। तो इस तरीके से ये क्या करता है अपना क्या बनाता है, प्लांट बनाता रहता है, बेल बनाता रहता है, ठीक है। उसको बोलते हैं टेंट्रिकल्स। तो ये कैसे दिखा रही है, पॉजिटिव ट्रोपिज्म दिखा रही है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेस्टिस।
ये कैसी मूवमेंट है भाई, ये है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। इसमें क्या होता है, नॉट ग्रोथ मूवमेंट है, ये ग्रोथ मूवमेंट भी नहीं है, इसके अंदर ग्रोथ नहीं होती। सिंपल एक चीज फिक्स डायरेक्शन में क्या होगी, रिस्पॉन्स करेगी, इसमें ग्रोथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें हार्मोन सीक्रेट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब भाई ये नॉन डायरेक्शनल मैंने आपको बता दी, जैसे कि फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी मतलब लाइट। यूजली जो प्लांट्स होते हैं ना फ्लावर्स के, वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं लाइट को। जैसे कि फ्लावर क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, ओपन होते हैं डे के अंदर, खिल जाते हैं, ठीक है, और क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं नाइट के समय, जैसे कि डेंडिलियन एग्जांपल। अब ऐसा फ्लावर है जो उल्टा करता है काम, मून फ्लावर, जो क्या करता है, फ्लावर जो होते हैं ना, जो फ्लावर वो पेटल जो होते हैं फ्लावर के, वो होते हैं नाइट के अंदर खुल जाते हैं और डे के अंदर बंद हो जाते हैं, तो उल्टा काम हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है। और थिग्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी मतलब टच, रिस्पॉन्स टू टच करना है। बहुत सेंसिटिव प्लांट्स इन कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे कि मिमोसा पुदिका। कैसा, मिमोसा पुदिका। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको पता होगा कि भाई ऐसा कुछ लीफ होती है इसकी। अब लीफ ना, जो एक पत्ता होता है वो किससे अटैच होता है, पुलविनी। अब पुलविनी के अंदर क्या होता है, पानी भरा होता है। जैसे ही इसको टच करते हैं ना, तो जो पुलविनी के अंदर पानी होता है ना, जैसे कि ये पुलविनी है, ये हो गया, 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 इन पुलविनी से ना पानी क्या होता है, लॉस होता है। अब जो ये जो पत्ता है ना, ये जो अटैच है, वो जो कंट्रोल और है ना, उसको पकड़ के रखा है, वो पानी की वजह से ही है। जब इसके अंदर से पानी निकल जाएगा तो ये सुकड़ जाएगा, तो अपने आप ऐसे बंद हो जाएगा, जैसे कि हो गया बंद, ठीक है। तो ये इसके अंदर, ये किसके अंदर आता है, थिग्मोनेस्टी के अंदर। फिर हम देखते हैं प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में। और क्या बोलते हैं भाई प्लांट हार्मोन्स को, हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का काम क्या है भाई, ग्रोथ कराना। जैसे कि ऑक्सीजन ना स्टेम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब ये ना लाइट से बहुत डरता है। जिस तरफ से ना लाइट आ रही होगी ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चला जाएगा। जैसे कि इधर से लाइट गिर रही है, इधर वाली उसके सरफेस के ऊपर लाइट गिर रही है ना, तो ये रिमूव कर जाएगा। अब इधर मूव कर गया तो सिर्फ इधर वाला पार्ट ही मूव, मतलब कि वो करेगा, ग्रोथ करेगा। तो इधर वाला जब पार्ट ग्रोथ करेगा तो वो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, किसकी तरफ, लाइट की तरफ, जिस जो हमने किस में देखा था, फोटोट्रोपिज्म में देखा था, ठीक है। और क्या काम है भाई, इसको फूड ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। और ये करता है सेल एनलार्जमेंट को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। फिर आता है हमारा जिबरलिंस। अब क्या भाई, जिबरलिंस का काम क्या है, ये कहता है डोरमेंसी जो पीरियड होता है ना सीड्स के अंदर, वो क्या होता है, ब्रेक करता है। डोरमेंसी पीरियड, जैसे कि आप, जैसे बच्चा होता है ना पैदा, 9 मंथ्स का टाइम लगता है एक बेबी को बोन होने में। अब जो 9 मंथ्स का टाइम है, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ऐसे जो सीड का टाइम होता है ना, जिस पीरियड के अंदर वो सीड क्या होती है, ग्रोथ होती है, बनती है, उसको हम बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड, ठीक है। अब मैं बोलूं कि आप जो 9 महीने का टाइम है, उसको अगर मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मतलब कि टाइम बढ़ा रहा हूँ, 9 मंथ से ऊपर जाएंगे, तो इस एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ भाई, टाइम बढ़ा रहा हूँ। अरे समझे, मैं प्रमोट कर रहा हूँ उस चीज को। अरे समझे, अगर मैं डोरमेंसी मतलब कि ब्रेक करूंगा, ब्रेक का मतलब क्या है कि मैं उस समय को ना कम समय के अंदर करूंगा, तो भाई अच्छा है ना, मतलब मैंने ब्रेक कर दिया उस पीरियड को। तो ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, मतलब कि कम समय के अंदर सीड्स की ग्रोथ करवाते हैं। और क्या करता है भाई, फ्रूट्स की भी ग्रोथ करवाता है, प्रमोट करता है फ्रूट्स को, ठीक है। आगे समझे फ्रूट ग्रोथ को, सॉरी यहाँ पर लिखा है फ्रूट ग्रोथ को क्या करता है भाई, ये प्रमोट करता है। इलोंगेशन करता है भाई शूट्स की ऊपर वाली टिप को, साइटोकिनिस, साइटोकिनिन्स। अब ये क्या करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। अब ये क्या करता है, ब्रेक करता है। ये भी क्या करता है भाई, डोरमेंसी पीरियड को क्या करता है, ब्रेक करता है, कम समय के अंदर सीड्स की डेवलपमेंट करवा देता है, तो अच्छी बात है। और प्रमोट करता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो होता है ना, छेद, उसको क्या करता है, प्रमोट करता है कि ताकि वो खुलेगा तो एक्सचेंज होगी गैसेस, और इसका रेस्पिरेशन, और क्या बनेगा, खाना बनेगा, ठीक है। अब एब्सिसिक एसिड, ये क्या है भाई, ग्रोथ इनहिबिटर। क्या है भाई, ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब कि ये अगेंस्ट चलता है, इन तीनों के ना अगेंस्ट चलता है, तभी इनका नाम है ग्रोथ इनहिबिटर। मतलब कि ये ना ग्रोथ के अंदर ना क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। जैसे कि प्रमोट दी डोरमेंसी, अभी ये कर रहा है, प्रमोट कर रहा है भाई, मतलब कि और लंबे समय तक इसकी डेवलपमेंट होती रहे, तो नुकसान है ना सीड के लिए। और ये क्या करता है, क्लोजिंग और स्टोमेटा, मतलब कि क्लोजिंग जो होता है ना, स्टोमेटा का जो छेद होता है, उसको बंद करने में क्या करता है, प्रमोट करता है कि भाई उसका छेद बंद ही रहे। तो भाई ये प्लांट के लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो ये नुकसानदायक काम करता है एब्सिसिक एसिड। तो हमने देख लिया भाई बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। पहले हमने कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स देखा, अब हमने देखा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो हमने ये चैप्टर बहुत आसानी से खत्म कर लिया। आई होप आपको समझ में आया हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।